नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। सीधा ले चलते हैं बुलेटिन की शुरुआत में। विधानसभा कार्यवाही चल रही है। सतीश पुण्य बोल रहे हैं। बात है, नागरिक सहूलियत से तब रहता है जब वहां की कानून व्यवस्था ठीक हो। राजस्थान में यदि एक पक्ष पर चर्चा की जाए, मैंने यहाँ किसानों के, बेरोजगारों की बात तो की है माननीय सभापति महोदय, लेकिन 6,51,000 मुकदमे आज तक राजस्थान की धरती पर दर्ज नहीं हुए। पहली बार दर्ज हुआ है। यदि इस तरीके से अपराधों की राजधानी राजस्थान बनता है तो निवेश नहीं आता है, पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिलता है। और इस पर शर्मनाक यह है कि पिछले एक वर्ष में 6,337 दुष्कर्म की, उत्पीड़न की, महिलाओं के अपराधों की घटनाएं सिर्फ इसी शासनकाल में हुई। आप कैसे थानागाजी को भूल सकते हैं? कैसे आप अलवर की निर्भया को भूल सकते हैं? वो बेटियां, वो माताएं, वो बहनें खून के आंसू रोकर इस राजस्थान की सरकार से न्याय मांगती हैं। क्या राजस्थान की सरकार के पास इन अपराधों पर रोक लगाने का कोई रोड मैप है? माननीय सभापति महोदय, निवेश, पर्यटन और व्यापार ये सब बाधित होता है यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो। लेकिन कानून व्यवस्था ठीक कैसे होगी? इस सरकार के आने के बाद कुछ दिन बाद एक खबर छपती है कि जयपुर के किसी एक थाने के भीतर से थानेदार की कार के टायर चोरी कर लिए जाते। थानेदार की कार भी थाने में सुरक्षित नहीं है। इसलिए राजस्थान की सरकार से क्या उम्मीद करें? माननीय सभापति महोदय, ऐसा रेयर होता है, होटल में मेन्यू कार्ड होता है अलग अलग डिशेज का, लेकिन इस राजस्थान की इस मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड जारी हो गया। मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, लेकिन वही मुख्यमंत्री असहाय होते हैं कि मेरे विभाग में यदि भ्रष्टाचार है तो मैं क्या करूं। पब्लिक डोमेन में मुख्यमंत्री जी जब शिक्षकों के बीच में होते हैं, जब आप पूछते हैं कि भाई क्या तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो आवाज आती है हां जी देने पड़ते हैं। जब एक बार तसल्ली नहीं होती तो दूसरी बार पूछते हैं क्या तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, दूसरी बार आवाज आती है सभापति महोदय कि हां देने पड़ते हैं। राजस्थान में घूस है तो सब मुमकिन है। ये घूस का मेन्यू कार्ड है माननीय सभापति महोदय। इसकी सारी रेट अलग अलग, पुलिस की रेट अलग है, राजस्व की अलग है, खान की अलग है, पीडब्ल्यूडी की अलग है, परिवहन की, नगर निगम की, नरेगा की, शिक्षा की, चिकित्सा की, आबकारी की, रसद की। माननीय सभापति महोदय, तकलीफ तो इस बात की है कि ये सच को सुनना नहीं चाह रहे। शांत रहें। आंख और कान पर पर्दा है। माननीय सभापति महोदय, सिलिकोसिस बहुत गंभीर बीमारी है, उसमें व्यक्ति धीरे धीरे मरता है। उसको भी सूदखोरों ने और घूसखोरों ने बख्शा नहीं। सिलिकोसिस की बीमारी से मजदूर की मौत हो जाती है और चूल्हा जलाने को तरसते हैं तो उसके परिवार को 3 लाख मुआवजा तब मिलता है जब उसको 50,000 रुपए की रिश्वत उसका परिवार दे दे। ये घूस का, और ये मैं ये नहीं कर रहा, एसीबी के ऑफिसर ने अपने अधिकृत बयान में इस बात को स्वीकार किया है, इस मेन्यू कार्ड को स्वीकार किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैं जिन भर्तियों का आपसे जिक्र किया, भ्रष्टाचार का जिक्र किया, शिक्षा में बात कही 6% बजट की, लेकिन माननीय सभापति महोदय 32% स्कूलों में बिजली नहीं है, 9% में पीने का पानी नहीं है स्कूल्स में, और केवल 30% स्कूल ऐसे हैं जिसमें इंटरनेट की सुविधा है। आपने घोषणा की थी जनता क्लिनिक की, न जनता है, न क्लिनिक है, न डॉक्टर है। पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटर, मैंने एक बानगी बताई थी छोटी सी कि मेरी पीएचसी, सीएचसी में मेरी दी हुई एम्बुलेंस पर ड्राइवर भी नहीं है, लोग इंतजार करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि आपने पर्यटन को उद्योग बनाने की घोषणा करी, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आमेर से आता हूं और दुनिया का हर तीसरा पर्यटक आमेर किले में आता है और वहां गाइड से पूछता है कि वेयर इज नाथिका बाड़ा, आई वांट टू विजिट। सिंगल विंडो अभी तक मिली नहीं। एससी एसटी माइनॉरिटी वेलफेयर पर 0.9% ये खर्चा है माननीय, 0.9%, 1% से भी कम। मैं आमीन खान जी का धन्यवाद दूंगा, उनका दर्द जायज है,
और उनका इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरी मजबूती के साथ ये कहा कि यदि हिंदू राज भी आ जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इस राज में जितनी तकलीफ है, इस राज से जो तकलीफ और असमान मिलता है, इसलिए मान सभापति महोदय, यदि दूसरे प्रदेशों से तुलना करेंगे इस बजट की, पड़ोसी प्रदेशों की हम लोग तुलना करते हैं, जिक्र करते हैं, कृषि, सड़क परिवहन और SC/ST वेलफेयर पर जो खर्चा हुआ, मध्य प्रदेश में 7.6, कर्नाटक में 6.5, हिमाचल में 6.1 और राजस्थान में केवल 5%। बुनियादी विकास पर राजस्थान में खर्चा होता है 3.4%, माननीय सभापति महोदय, हिमाचल में होता है 9%, कर्नाटक में होता है 4.8% और गुजरात में होता है 4.3%। यहां सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट की कुछ घोषणाएं हैं, मैं सीधे सीधे सवालों पर ही आ जाता हूं कि आपने सीड मनी के रूप में 5 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप सहायता राशि देने की बात की थी। हमारा सरकार से सवाल है कि राजस्थान में कितने स्टार्टअप शुरू हुए और इसमें कितने युवाओं को फायदा हुआ और कितनी राशि उनको दी गई। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपने कहा कि राज्य के उच्च माध्यमिक एक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में स्मार्ट टीवी और सेट टॉप बॉक्स स्थापित करने के लिए 82 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। आप ये बताएंगे कि कितनी जगह हुए। 600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने की बात थी, कितने टीचर लगाए। महात्मा गांधी संस्थान, गांधी म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट एंड सोशल साइंस खोले जाने की बात थी। आप तो गांधी जी के साक्षात शिष्य हैं। कितनी जगह हुआ, घोषणा कब पूरी हुई, कितना काम हुआ। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। अगर इसकी बाउंड्री और बेसिक बिल्डिंग का काम हो गया हो और इसके अलावा कुछ हुआ हो तो भी बता दें, कृपा करें। वेद विद्यापीठ के लिए 25 करोड़ रुपए दिए थे, इसकी घोषणा हुई थी। इसमें कितने टीचर्स लगाए गए। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके अलावा तो आप खोलोगे नहीं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्हीं पर खोलोगे, खोल दिए, कोई बात नहीं। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह पर भी खोलने चाहिए। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसकी अपडेट राजस्थान की जनता जानना चाह रही है। 1500 राजकीय विद्यालयों में नासा की मदद से एस्ट्रॉयड खोजे जाने वाले थे। स्पेस एंड साइंस क्लब खोलने की बात थी। क्या गहलोत सरकार राजस्थान के गरीबों का इस तरीके से मजाक उड़ाती है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, बड़ी मुश्किल से तो आपने कोई नेहरू गांधी खानदान के अलावा दूसरा नाम सेलेक्ट किया। उस स्टेडियम की योजना कहां तक पहुंची। कृषि पर्यवेक्षकों के 1000 पद घोषित किए थे। किसान कॉम्प्लेक्स, मिनी फूड पार्क, इन सब का हुआ क्या। जयपुर में फिनटेक सिटी बनने वाली थी, पार्क बनने वाले थे। आपने अभी घोषणा की है कि JLN मार्ग को एजुकेशन हब बनाएंगे। दुनिया में हमने शहरों को एजुकेशन हब बनते सुना था, एक सड़क को हब बनाएंगे। कमाल है। 5 करोड़ रुपए की लागत से बायोटेक फार्मा बिजनेस इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाने थे, क्या हुआ। रूरल एरिया में कितने स्टार्टअप शुरू हुए। आपने ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए, क्योंकि आप तो नई नई बातें करते हो, कई बार लोगों को लगता है कि सारा काम राजस्थान में ही हो रहा है, 10 करोड़ रुपए उस पर दिए आपने। कम से कम उनके साथ इतना अन्याय तो मत करो, उसका ब्यौरा तो दो। 60 करोड़ की राशि का जोधपुर शहर में कल्चरल सेंटर बनने वाला था, आपका अपना ही है। 60 करोड़ की राशि से, बता दें, हवा में है, पाताल में है, आकाश में है। 100 करोड़ की लागत से धार्मिक पर्यटन सर्किट बनने वाला था। मैं जानना चाहूंगा, राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि वो कहां तक पहुंचा। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स 300 बीघा जमीन पे बनने वाला था और इसका राजस्थान की फोक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनने वाला था। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने ये बजट पेश किया है, जिस तरीके के पिछले 3 बजट, 3 अभिभाषण और अब चौथा अभिभाषण था और चौथा बजट था, इसमें साम्यता कहीं नहीं है, घोषणाओं का अंबार है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी खूब शेरो शायरी कर रहे थे, लेकिन मेरा जवाब है उनको, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकला ही नहीं करते।
क्योंकि पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री जी अपने घर से दफ्तर भी नहीं गए। यहाँ तालियां बजवाना, मेजें थपथपाना, बार बार पानी पीना और उसके बाद केंद्र को कोसना ये काम आसान है, लेकिन राजस्थान की 7 करोड़ जनता के अरमान और इच्छाएं पूरी करना, आपको 70 वर्षों में 50 वर्ष मिले, आप पेंशन स्कीम के नाम पर खुश हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। जब आपकी सरकारें थी आपने विचार क्यों नहीं किया? अब आपकी कुर्सी सरकने लगी, कुर्सी खिसकने लगी, उसके पाए हिलने लगे, तो आपको लगता है कि कुछ पॉपुलिस्टिक चीजें पैदा की जाएं। राजस्थान का किसान, राजस्थान का बेरोजगार, राजस्थान का आवाम बुनियादी सुविधाओं से लेकर उन सब बातों का जवाब आपसे मांगता है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति आज तक राजस्थान के इतिहास में नहीं हुई। और माननीय सभापति महोदय, आप तो सिर्फ एक काम कर देंगे तो राजस्थान की जनता और राजस्थान का नौजवान धन्य हो जाएगा। जिस तरीके से ऐतिहासिक तरीके से रीट की धांधली हुई, राजस्थान के 70 लाख नौजवान और उनके 1.25 करोड़ से भी ज्यादा परिवार, उनके पेट पर लात पड़ी है। किसान अपनी जमीन बेचकर कोचिंग के लिए जयपुर बेचता है, दूसरे प्रदेश जिलों में बेचता है। उसने पेट काट कर वो पढ़ाई की और एक के बाद एक पेपर लीक होते चले गए। आप क्यों इनकार करते हैं? आप तो कहते हैं कि ठठेरे की बिल्ली खुड़के से नहीं डरती। सभापति महोदय, फिर सीबीआई से क्यों डरते हो? आओ न मैदान में, करिए घोषणा सीबीआई जांच की। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये एसओजी की जांच से छोटी मछलियां फंस सकती हैं, बड़े मगरमच्छों का क्या होगा? इसलिए इस बजट में भी मेरा सवाल राजस्थान की सरकार से भी रहेगा, ये निवेदन भी रहेगा कि आप में हिम्मत और गैरत और ईमान हो तो उन लाखों बेरोजगार नौजवानों के परिवार आपको दुआ देंगे। इस सीबीआई की जांच आपने कमलेश प्रजापति में भी दी है, अलवर की निर्भया में भी दी है, विष्णुदत्त बिश्नोई में भी दी है। तो जब किसी बेरोजगार नौजवानों के अरमानों पर पानी फिरता, माननीय सभापति महोदय, तो सीबीआई की जांच एक यथेष्ट मार्ग है। आप गांधी के अनुयायी हैं। गांधी जी सच कहते थे और सच को सुनने की, सच को देखने की, सहन करने की हिम्मत है, क्योंकि आप इसलिए बचाना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार के 2 मंत्री सीधे सीधे उन पर उंगलियां उठती हैं। और यदि ये निरपेक्ष तरीके से जांच हो जाए तो इनके नकाब भी उतर जाएंगे और राजस्थान में भविष्य में कोई भी दुस्साहस करने की हिम्मत इस तरीके से नहीं करेगा कि उन पेपर पर डाका डालेगा, उन नौजवानों के भविष्य पर सीधे सीधे प्रश्न खड़ा करेगा और उनका भविष्य अंधकार में बनाएगा। धन्यवाद सभापति महोदय। जगदीश चंद्र। सभापति महोदय जी, आपने बजट पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। 23 तारीख को राजस्थान के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है 2022-23 का, निश्चित तौर पे किस राज व्यवस्था को चलाने की दिशा में जो मजबूत कदम होने चाहिए वो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाए हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा बजट और हर क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात करना और हर क्षेत्र का ध्यान रखना, चाहे देश की। तो कार्यवाही जारी है और बजट बहस का आज आखिरी दिन है। विधानसभा में आरटीआई कार्यकर्ता पर हमले का मामला भी गूंजा। मामले पर राजेंद्र राठौड़, पुखराज गर्ग ने चिंता जताई। राजेंद्र राठौड़ ने बाड़मेर की घटना का जिक्र किया। अमराराम मामले की सीआईडी जांच की भी मांग की। धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के अंदर आरटीआई कार्यकर्ताओं पर यह पहला हमला नहीं है। अब तक 16 हमले हो चुके हैं और एक जगदीश गोलिया नाम के आरटीआई कार्यकर्ता का कस्टोडियल डेथ भी हो गई। 21 दिसंबर की जिस घटना का जिक्र आपने किया, मैं खुद अध्यक्ष महोदय 22 दिसंबर को जोधपुर में जाकर इस अमराराम से मिलकर आया। मारपीट हुई, अपहरण हुआ और अपहरण के पश्चात हाथ पैर तोड़ के ईसा मसीह को जिस तरह क्रूसीफाई किया गया था उस तरह क्रूसीफाई किया गया, पेशाब पिलाया गया। और जो एफआईआर दर्ज हुई, अध्यक्ष महोदय मैं उसका निवेदन करूंगा, एफआईआर नंबर 274/2021 डेट 22-12 दिसंबर। पर्चा बयान के आधार पर मंत्री महोदय, अमराराम ने कहा
कि मैं गांव जा रहा था, मेरा अपहरण हुआ और एक स्कॉर्पियो में 8 आदमी थे। 6 आदमियों ने मुझे पकड़ा और मेरे हाथ पैर बांधे और उसके बाद मेरे से मारपीट की और मेरे हाथ और पैरों पर तोड़ने के बाद कीलों से मुझे टांगा गया। और उसने नामजद एफआईआर में कहा है, वो बात कर रहे थे, नागराज, बंकाराम, मानाराम को परेशान करने का परिणाम अब तू भुगत ले। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरी इतनी सी मांग है, 8 हमलावर थे, 4 षड्यंत्रकर्ता थे, सिर्फ 4 गिरफ्तारी हुई है। और ये बात सदन में इसलिए है अध्यक्ष महोदय, वरना मैं बात ही नहीं करता, कि इसी 22-24 फरवरी को इस अमराराम को फिर धमकी दी जाती है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. प्यासे रहो न दश्त में बारिश के मुंतजर, मारो जमी पे पांव कि पानी निकल पड़े। जिंदगी का जोश हर दर्द हर तकलीफ पर भारी है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं, वरना पैर टूटने पर कहां तो लोग दर्द से बेहाल रहते हैं, रोते बिलखते और ईश्वर को याद करते हैं, और कहां यह शख्स थम्स अप कर रहा है, हाथ हिलाकर बारातियों का अभिनंदन कर रहा है, स्ट्रेचर पर लेटकर मंडप तक पहुंच रहा है, विधि विधान से ब्याह रचा रहा है। मामला उदयपुर का है। पूछने वाले पूछ सकते हैं कि शादी की ऐसी क्या हड़बड़ी थी। शादी की तारीख आगे भी तो बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन इन तस्वीरों में एक जिद, एक संदेश छिपा है। हर चुनौती का मुस्कुराकर सामना करो, मुश्किलों को चीरकर रास्ता बनाओ। चूंकि जिंदगी हर हाल में आगे बढ़ती है, इसलिए चाहे जो हो बस बढ़ते रहो। जी हां, तस्वीरें रिश्तों को मजबूती दे रही हैं, जज्बे को बढ़ा रही हैं। शादी विवाह के आयोजन के समय या उससे पहले किसी तरह का कोई हादसा हो जाए तो सोचिए क्या होता होगा। इस तरह की परेशानी आने पर कई बार शादी की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है, लेकिन लेक सिटी में ऐसा नहीं हुआ। जी हां, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन से भारत पहुंचे हैं 8 राजस्थानी स्टूडेंट। जयपुर ये पहुंचे राजस्थान के 8 छात्र। जयपुर एयरपोर्ट पर छात्रों का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर मंत्री और सांसदों ने इनका स्वागत किया। राजस्थान के 8 छात्रों की घर वापसी हुई। जयपुर पहुंचे यूक्रेन से लौटे छात्र। जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इनकी अगवानी की। एयरपोर्ट पर छात्रों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सांसद सुमेधानंद, विधायक रफीक खान, महापौर ग्रेटर सौम्या गुर्जर इस दौरान यहां मौजूद रहीं। एयरपोर्ट से राज्य सरकार इन सभी छात्रों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। जयपुर और चूरू के 3-3 छात्र, सीकर, भरतपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालरापाटन के 1-1 छात्र भारत पहुंच चुके हैं। हमारे अपनी वतन पर लौट कर आए हैं। आपने देखा कि झंडा किस तरह से वो दिखा रहे हैं कि झंडे की वजह से, भारत देश की वजह से, वंदे मातरम जो हमारा एक नारा है, उसकी वजह से हमारे बच्चे यहाँ तक घर तक अपने पहुँचेंगे। आज पेरेंट्स तक, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हमारे साथ एमपी साहब हैं, मेयर हैं और रफीक खान जी हैं। हम सब लोग को बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे अपने बच्चे यहाँ पर आए हैं। और जो हमने इनकी व्यथा सुनी,
जहाँ से ये आए तो अपने भारत देश में आने के बाद इन्हें कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई और यहाँ से आगे राजस्थान सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। वो अपने खर्चे से बच्चों को घर तक, एक एक बच्चे को अपनी अपनी एक एक गाड़ी से घर तक पहुँचाएगी। ये राजस्थान सरकार का बहुत सराहनीय कदम है और पूरी भारत सरकार वहाँ से लाई है अपने भारतीय नागरिकों को, स्टूडेंट को, वो भी सराहनीय काम है और बड़ी खुशी का दिन है। मैं तो बच्चों की जब व्यथा सुनी तो मुझे बड़ा एकदम से दिल भर आया। अभी बच्चों से बात हुई है, मैं जिस दिन से युद्ध हुआ है उसी दिन से लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में रहा हूँ। माननीय विदेश मंत्री जी से रोज़ मेरी बात होती है, क्योंकि मेरे सीकर के सबसे अधिक बच्चे बाहर फंसे हुए हैं। पूरे प्रदेश के बच्चे हैं, 800 के आसपास बच्चे पूरी राजस्थान स्टेट से हैं, लेकिन उसमें 100 के आसपास बच्चे हमारे सीकर के बच्चे वहाँ पर हैं। अभी 17,000 लोग आ चुके हैं। अभी लेटेस्ट जो आंकड़े मैंने बात की थी विदेश मंत्रालय से, 17,000 लोग आ गए, 3,000 लोग अभी वहाँ पर अटके हुए हैं। खासतौर से खाराकीव और जो इलाका बेलारूस और इस इलाके से सटा हुआ इलाका है, वहाँ कारण क्या है कि दूरी लगभग 15 घंटे का रास्ता है वहाँ से रोमानिया पहुँचने के लिए, पोलैंड पहुँचने के लिए, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल भी बात की है, नित्य प्रति रसिया के राष्ट्रपति से और वहाँ के यूक्रेन वाले अधिकारियों से बात करते हैं। एक भी भारतीय वहाँ नहीं रहेगा, भारत का ये प्रयास है और उनको सुरक्षित लाया जाएगा। यहाँ पर देश में आने के बाद हमारे मंत्री वहाँ संभालते हैं, उसके बाद में यहाँ एयरपोर्ट पर जयपुर में आने के बाद में राजस्थान सरकार की ओर से बच्चों को घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। तो अच्छी बात है। बच्चों से मेरी बात हुई है, बच्चों को कष्ट हुआ, यानी -10 डिग्री टेम्परेचर में हमारे बच्चे 2-2 दिन तक बर्फ़ में खड़े रहे। इससे बड़ी इनकी साधना तब क्या हो सकता है। 60-60 किलोमीटर तक इनको पैदल चलना पड़ा है रोमानिया तक पहुंचने के लिए। और बच्चों ने हमें खुद कहा कि साहब रोमानिया का थैंक्स जरूर करिए। जब हम वहाँ से विदा हुए हैं तो वो लोग रोने लग गए। तो हमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी और विदेश मंत्री जी और मैं खुद रोमानिया का, पोलैंड का और जो भी देश हमें मदद कर रहे हैं उनका हम बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारा एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक स्टूडेंट्स सुरक्षित भारत आ जाए। देखिए, बच्चे जैसे ही यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं और पहुँचते ही सबसे पहला जो था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो आज पहचान, तिरंगे की पहचान जो है वहाँ यूक्रेन से रोमानिया जैसे ही पहुँचे, इनको एयरलिफ्ट किया गया, वहाँ से बच्चों को यहाँ पहुँचाया गया सुरक्षित। आज राजस्थान हमारे बच्चे हमारे पास में पहुँच चुके हैं। मैं अभी 2 महीने पहले यूक्रेन गई थी। मैं फर्स्ट ईयर MBBS में विनित्सा मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। हम लोगों को इतना वार के टाइम इतना नहीं झेलना पड़ा जितना बॉर्डर क्रॉस करते टाइम झेलना पड़ा। हमने 3 दिन लगातार सफ़र करा है और हमने जो बॉर्डर पे थे तो जो वहाँ की आर्मी थी उसने हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार करा है। लड़कियों को तो फिर भी वो जाने दे रहे थे, लेकिन लड़कों को पीट रहे थे, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे थे और इसके अलावा डंडे भी मारे जा रहे थे, फायरिंग भी हो रही थी। और हर 10 मिनट में एक बार गेट खुल रहा था जिसमें सिर्फ 2 बच्चे जा रहे थे और लगभग 1500 और 2000 के बीच के बच्चे थे वहाँ पे। इतने ज़्यादा रश था और नाइजीरियंस भी थे वहाँ पे, यूक्रेनियंस भी थे, लेकिन यूक्रेनियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी कि वो जल्दी निकले। इंडियंस को इतनी नहीं दी जा रही थी क्योंकि वहाँ पे इंडियन एम्बेसी का कोई मेंबर था नहीं। मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ थोड़ी देर पहले और सरकार ने ऐसा ट्रीटमेंट, हमें ऐसा लग रहा है कि हम जहाँ पर थे, जिस बॉर्डर को हमने क्रॉस किया है, वो ऐसा, जब मैं बस में पहली बार बैठा बॉर्डर क्रॉस करके तो मेरे को ऐसा लगा कि काश ये सपना ना हो, मैं वो उस चीज़ से बाहर निकल गया हूँ। इतनी दहशत थी उस जगह की, भीड़ लग रही है, लोग, बच्चों की 10-10 हज़ार बच्चे सब एक के ऊपर एक धक्का मार रहे हैं। वहाँ से निकलना है कैसे भी करके, -10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, बहुत बेकार हालत थी। लेकिन राजस्थान सरकार ने एकदम पूरा सब कुछ, पूरी थकान उतर गई। इतना अच्छा लगा यहाँ पर आकर, फ्लाइट सब अरेंज करा दिया है, अभी हम आए, सब करा दिए, बहुत सुन। मैं चन्नीवित से रोमानिया बॉर्डर पर था। मेरे सिटी में ऐसे कोई माहौल नहीं था कि बम या वॉर हो रही है, लेकिन फिर भी मेरे लिस्ट आई और मैं पहुंचा तो बॉर्डर पे मेरे को 3 दिन खड़ा रहना पड़ा। और वहाँ से जब मैं रोमानिया पहुंचा तो मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिला, खाने से लेके मेरे कपड़ों तक का ध्यान रखा गया उनके द्वारा। मैं रोमानिया को अपनी खुद की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा और उन्होंने अपने बच्चों की तरह हमें रखा। सर, वहाँ यूक्रेनियंस हवा में फायरिंग कर रहे थे, लोग बाग भीड़ ज़्यादा थी, इस वजह से उन्होंने रात में हमारे ऊपर पेपर स्प्रे भी मारा, जिसको हमें शांत करने के लिए सब लोगों को, और रात में हवा में फायरिंग भी की और लड़कियों को जाने देते, बट लड़कों को जाने नहीं दे रहे थे वो लोग। जब हम वहाँ से निकले, इवैक्यूएट कर रहे थे, तो हम खुद की रिस्क पे कर रहे थे, क्योंकि जब हमने इंडियन एम्बेसी में कॉल किया था
तो बोल रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी कि अब तुम्हारा बॉर्डर क्रॉस होगा या फिर नहीं होगा। हम खुद के रिस्क पे यहाँ पे बस हमने खुद ने बस की, हमने खुद के पैसों से बस की और वहाँ बॉर्डर के लिए निकले तिरंगा लगा के कि जिससे रास्ते में कोई परेशानी ना हो। फिर हम बॉर्डर पे पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इंडियन और अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जो यूक्रेनियन सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा बुरा सलूक कर रहे थे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ। इससे पहले C-17 ग्लोब मास्टर विमान में 200 छात्र हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे, जिसमें 11 राजस्थानी छात्रों का महिला और बाल विकास विभाग मंत्री ममता भूपेश ने स्वागत किया। आपको बता दें कि सभी स्टूडेंट्स की एयरपोर्ट से घर वापसी के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध के बीच C-17 ग्लोब मास्टर विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा। अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत 3000 से ज्यादा भारतीयों की वापसी हो चुकी है। देखिए, लगभग 250 से ऊपर राजस्थान के बच्चे आ चुके हैं और मुझे खुशी है कि सभी सकुशल आए हैं। इतने खौफनाक मंजर से ये निकल के आए हैं, इनकी आंखों से वो दृश्य नहीं निकल रहा होगा जिस परेशानी और तकलीफ को पिछले 10 दिन से ये लोग सहन कर रहे थे। मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने अपने स्पेशल एफर्ट्स करके हम सब लोगों को यहाँ पे तैनात कर रखा है और हमारी ड्यूटी है कि हम इन बच्चों को इनके घर तक, इनके परिजनों तक सुरक्षित पहुँचाएं। उसी मुहिम में हम सब लोग एक मंत्रिमंडल का दल भी भेजा है, 3 मिनिस्टर्स हम लोग यहाँ पर आने वाले जितने भी 2-4 दिन तक, जब तक बच्चे आएंगे हम लोग स्टे करेंगे यहाँ पे और सभी बच्चों को सुरक्षित उनके परिवारों तक पहुँचाएंगे। बहुत से माता पिता अभी भी चिंतित हैं जिनके बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं, वहाँ के हालात को देखिए, हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरी तरह से कमान अपने हाथ में ली हुई है। वो बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, हर बच्चे से भी बात कर रहे हैं। मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि हम लोगों को पेरेंट्स ही मानिए, ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं और हम जितनी चिंता आपको उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को भी चिंता है कि हमारा राजस्थान का एक एक बच्चा वापस सुरक्षित आ पाए। जब ये बच्चे यहाँ इंडिया में लैंड कर जाते हैं तो एक बड़ा खुशी का माहौल रहता है। जिस संकट से, जिस भयानक दौर से गुजर के आए, अभी भी बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं और जिस तरह का दृश्य देख रहे हैं और इन बच्चों का अनुभव हम सुन रहे हैं और बता रहे हैं बच्चे, तो कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लगातार संपर्क रखे हुए हैं और सारी व्यवस्था यहाँ से रिसीव करने तक, एयरपोर्ट से रिसीव करने से लेकर इनके घर तक पहुँचाने की गारंटी राजस्थान सरकार की। सुरक्षित पहुँचे, खुशहाल तरीके से वहाँ पहुँचे और एक ऐसा कट जो अनुभव हुआ है इन लोगों को, वो दिमाग से, इनके मस्तिष्क से निकले। और मैं समझता हूँ तीनों ही मंत्री, ममता भूपेश जी, मैं, टीकाराम जूली जी और पूरी हमारे ऑफिसर्स की टीम, राजस्थान हाउस का पूरा स्टाफ और चाणक्यपुरी का पूरा स्टाफ लगा हुआ है। फिर भी जो घर की जो मौज होती है, निश्चित रूप से इनको परेशानियाँ हैं, ये भी मजबूत होकर के आए हैं वहाँ से, दिल और दिमाग से। तो निश्चित रूप से हम सब लोग इसी में हैं और जब तक ये सारे बच्चे यहाँ नहीं आ जाएंगे, अभी भी करीब आज मैं समझता हूँ लगभग करीब 21 बच्चे रात को आए थे, 21 एक और आए, 50 बच्चे अभी पहुँचे हैं। करीब मैं समझता हूँ 250-300 की संख्या हो गई है और लगातार संपर्क रखे हुए हैं और फ्लाइट्स का शेड्यूल लगा हुआ है। 7-8 तारीख तक का फ्लाइट्स का शेड्यूल आ चुका है, जो बच्चे डिफरेंट फ्लाइट से आएंगे। इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी ममता जी पहुँचे हैं, तमाम जो छात्रों को लेकर आप आ रही हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे अपने वतन वापस आ पाए सुरक्षित तौर पे और यहाँ से अब इनके घर तक ले जाने का जिम्मा राजस्थान सरकार का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को सख्त इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इस बात का कि बच्चा पहुँचे तब से लेके उनको घर तक आप पहुँचाइए। एक बहुत ही खतरनाक मंजर से ये लोग बाहर निकले, एक ऐसी क्रिटिकल पोजीशन इन्होंने बच्चों ने अपनी आंखों से देखी है। तो यहाँ आते ही जब हम एक एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन इनको मिले तो मुझे लगता है कि इन्हें भी अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे राजस्थान के बच्चे वापस आए। देखिए, ये हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत अभूतपूर्व निर्णय है कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में न केवल लोगों को वहाँ पे उनके पल पल उनकी अपडेट ली, लाइक अ पेरेंट ही हैज ड्रिवन दिस एंटायर घटनाक्रम। और ये बच्चों के साथ में, उनके पेरेंट्स के साथ में हर पल हर समय हम लोग संकट के समय खड़े रहे। मुझे खुशी है कि 1008 जो हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में आज 300 के करीब बच्चे आज की तारीख में पूरे पहुंच जाएंगे। 200 के करीब सुरक्षित स्थानों पे आ चुके हैं और जल्दी से जल्दी बाकी लोगों के आने का भी रास्ता खुल रहा है। जो ट्रबल्ड एरिया है वहाँ पे हम लोग MEA और PMO के साथ लगातार संपर्क में हैं
कि जो कीव, खारकीव और सुमी जो क्षेत्र हैं वहाँ से भी छात्रों को जल्दी निकालें। सर यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अपनी फैमिली के जैसे फील हो रहा है। जहाँ पर यहाँ जो गवर्नमेंट से हमको लोग मिले यहाँ पे जिन्होंने रिसीव किया और जो फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करवा रहे घर तक छोड़ने की, और जब एयरपोर्ट पे हम आए तो हमको ये अंदर ही मिल गए थे रिसीव करने के लिए जो बैनर लेके खड़े थे राजस्थान गवर्नमेंट का। और जब हम वहाँ पर थे, जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे या जब हमको वहाँ पे अपडेट्स जो मिल रहे थे गवर्नमेंट के थ्रू कि आप खुद की फ्लाइट करवाओ, आपको ये फैसिलिटीज मिल रही है, तो वो रियल में जब हमने देखा और जो हमको एक बाद के अंदर एक जो फील हुआ तो एकदम काफ़ी अच्छा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे होता है दिमाग में कई डाउट्स होते हैं कि नहीं यार पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट जब यहाँ आए हैं और वहाँ पर भी जब हमने बॉर्डर्स क्रॉस की तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट के थ्रू हमको अच्छा एक रेस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी है, मेरी स्वयं की, ममता जी की और टीकाराम जूली की, धीरज श्रीवास्तव। यहाँ जो सबसे बड़ा जो काम सरकार कर रही है कि न केवल यहाँ से बल्कि हमने ये कह रखा है, मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं कि रेगुलर फ्लाइट जो भी अवेलेबल हो वहाँ, जहाँ बच्चे रोमानिया में और वहाँ फंसे हुए पोलैंड में, वहाँ से रेगुलर फ्लाइट्स ले लें। पूरा खर्चा उस फ्लाइट्स का राजस्थान सरकार रियम्बर्स करेगी और जरूरत पड़ने पर उनके अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर भी करा जाएगा। तो वहाँ से लेकर के यूक्रेन के बॉर्डर के पहुंचने के बाद, रोमानिया पहुंचने के बाद, वहां से लेकर के उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने ले रखी है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर, इनमें जो भय का एक वातावरण था, खौफ था, उससे इनको आज मुक्ति मिली है, खुश हो रहे हैं और इनको हम घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दादाजी आए हैं हमारे, बिल्कुल पूरा सपोर्ट किया इन्होंने हमारे को, पूरा अच्छा लग रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए इतना सपोर्ट कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली एयरपोर्ट। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लौटने वाले नागरिकों और विद्यार्थियों का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर गुलदस्ता देकर स्वागत किया। पूरी रात कैलाश चौधरी यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को लेकर थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आने वाली फ्लाइट्स का इंतजार करते रहे और 3 अलग अलग फ्लाइट से भारत पहुंचे 558 नागरिकों और विद्यार्थियों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। बहुत बहुत अभिनंदन मानता हूँ कि सुविधा पूर्वक आप पहुंच गए, लेकिन वहां पर जिस तरह से हालात बने और उस हालात की वजह से आपको कुछ कष्ट हुए, लेकिन उसके इस बात को लेकर प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर चिंतित थे और हम सब चिंतित थे कि हमारे भाई बहन वापस कुशल लौट आए। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ये 18वीं फ्लाइट है जिसके अंदर हम यहाँ पर पहुंचे हैं और भी फ्लाइट जो पीछे हमारे भाई हैं उनके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप सबके लिए आगे भी व्यवस्था की गई। जिस तरह से पीछे आपके सारी व्यवस्था करके यहाँ पे लाए, वैसे ही अलग अलग राज्यों की यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है, सारी व्यवस्था है। तो आप यहाँ से जब निकले तो अपने राज्य का जो जहाँ स्टॉल लगी हुई है वहाँ पर जाकर और उनके साथ में यहाँ पे जाने तक, घर पहुँचे तक की सारी व्यवस्था की हुई है। तो आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ सकुशल सबके लौटने पर, और भारत सरकार की ओर से भी और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी आप सबको सकुशल घर वापसी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। और अब आपसे आग्रह करूँगा कि आप पंक्तिबद्ध आप सब बाहर पधारें और अपने घर आराम से पहुँचे, ऐसा आप सबसे निवेदन करता हूँ। पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सबका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सबको।